नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम जो सीरीज चलाते हैं जिसके अंतर्गत मैथ ईवीएस आदि के जो सीटेट जनवरी 2023 में पेपर हुए थे, जिसका नाम सीटेट दिसंबर 2022 था, उसके पेपर को सॉल्व कराते हैं। जिसके अंतर्गत आज हम आपको 17 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत मैथ के हम 30 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के होंगे पहले, लेकिन 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होंगे, उसके बाद 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के होंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि अंकों 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो बताइए, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है और ध्यान रखना है अगर 0 से शुरू करेंगे संख्या तो वह 2 अंकों को मानी जाती है। तो 0 वाला हम शुरू नहीं करना है। कितनी बना सकते हैं? पहले लेते हैं 3 से, 3 0 5 बन जाएगा, फिर 3 5 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 लेते हैं, 5 0 3 आ जाएगा, फिर 5 3 0 आ जाएगा। और कोई संख्या 0 से तो बनेगी नहीं, तो यही कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 संख्या बनेगी। एक संख्या 305 होगी, एक 350 हो जाएगी, 530 हो जाएगी, 503 हो जाएगी। तो कितनी संख्याएं बनेगी? 4 संख्याएं बनेगी, 0 से नहीं बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि संख्या 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान पूछ रहा है, तो किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान होगा? जो सबसे पहले संख्या होगी उसी अंक का स्थानीय मान सबसे ज़्यादा होगा ना। ये 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो एक का ही तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। जो सबसे कम किसका होता? 7 का सबसे कम होता, क्योंकि इसका 7 ही होता। और 6 कितना होता है? 6 का 6 गुणे 10 60 हो जाता। इस प्रकार 1 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 1 का 10,000 हो जाएगा। प्रश्न 3 है कि 20 लीटर दूध को, क्या है प्रश्न, कि 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध प्राप्त हुआ तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या में प्राप्त करनी है। तो बताइए, एक बच्चों को कितना मिला? 1/4 मिला है, ठीक है। अब 20 लीटर दूध था तो 1/4, एक सही 1/4 कर देंगे, क्योंकि क्या था क्वेश्चन? 20 लीटर दूध को किसी स्कूल में सभी विद्यार्थियों को समान रूप से वितरित किया गया। और एक बच्चों कितना मिला है? तो 20 टोटल दूध था, एक बच्चों कितना मिला? 1/4 से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये इधर 1 तो ऊपर हो जाएगा ये 20 गुणे 4/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 इसका सही आंसर आ जाएगा। समझे इसको कैसे मैंने किया कि 20 लीटर दूध टोटल था और एक बच्चे को कितना मिला है? 1/4 तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो 1/4, 4 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य युग्म होंगे। तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य युग्म बनाना। अभाज्य युग्म मैंने आपको बताया था कि ऐसी 2 प्राइम नंबरों का जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5। तो पहली अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 और 5 है। उसके बाद क्या हो जाएगी? 5 और 7 हो जाएगा। उसके बाद 11 और 13 हो जाएगा। उसके बाद 17 19 हो जाएगा। उसके बाद 17 19 के बाद 29 30 हो जाएगा। उसके बाद 41 43 हो जाएगा। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो 1 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं। तो अभाज्य युग्म क्या होते हैं? 2 भाज्य युग्म जिनके बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल, कह रहा है एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बीच का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होगा, उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होगा, उचित भिन्न से बड़ा होगा तथा विषम भिन्न से छोटा होगा, या फिर उचित भिन्न से छोटा होता है तथा विषम भिन्न से बड़ा होता है। तो जैसे देखते हैं, पहले तो आपको मैं बता दूं उचित भिन्न है क्या। पहले आपको पता चलना चाहिए उचित भिन्न क्या है। उचित भिन्न क्या है कि जिसका अंश जो होता है वह हर से कम होता है। जिसका अंश जो है वो कैसे हो? हर से कम हो, तो वो क्या होता है? उचित भिन्न होता है। जैसे 2/3। और जो विषम भिन्न है वह क्या होता है? जिसका अंश हर से बड़ा हो। तो 2/4 हो गया। तो इसमें अंश क्या है? अंश मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये क्या है? विषम भिन्न है। और इसमें न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, तो क्या है? उचित भिन्न है। अब इसमें क्या कह रहा है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न का हमें गुणनफल करना है। चलिए देख लेते हैं। हमने संख्याएं अपनी जो मानी थी 3/4 मान लिया, ये उचित भिन्न है, और 9/4 ले लेते हैं। तो कितना आ गया? 27/16 आ गया ना। तो 3/4 से ये बड़ा ही है, और लेकिन 9/4 से छोटा है ना, क्योंकि अगर इससे हम 4 से गुणा कर देंगे 16 इधर आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा।
ना, 36/16 ये हो जाएगा। इसको मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी कि डिनोमिनेटर को बराबर करके बैलेंस किया जा सकता है, तो बड़ा छोटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो 9/4 से लेकिन छोटा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि उचित भिन्न से तो बड़ा आता है। इसको किसी भी आप करके देख लीजिए, किसी भी एग्जाम्पल से, कि उचित भिन्न से बड़ा आएगा लेकिन जो विषम भिन्न होगी उससे छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 देखते हैं कि 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 4 अंकों की अधिकतम संख्या 1 लिख के 3 न्यूनतम संख्या हो गई, और अधिकतम 4 9 हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 9 9 और 9 1 10 10 999 आंसर आ गया इसका। ये तो आसान प्रश्न था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है कि एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या में बतानी थी। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 4 10 या इनफाइनाइट। तो एक बिंदु से बहुत रेखा खींची जाएगी। एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ हो गई ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये इसके बीच से भी, मतलब बहुत रेखा, तो अनंत हो जाएंगी। इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक, इन्फिनेटली मेनी हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक फलक किस आकार के होते हैं। तो इसको मैंने बताया था, एक घन के प्रत्येक कलर स्क्वायर आकार के होते हैं। तो जो घन बनता है उसके सारे फलक ऐसे ही तो होते हैं, 6 फलक ऐसे दिखते रहते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो अब पूछा जाता है कि एक घन किसके बराबर होता है, तो 6 बराबर आकार के स्क्वायर के बराबर, 6 बराबर वर्ग के होता है। कह रहा है अगला प्रश्न, 2 सही 2/3 समकोण बराबर है। तो 2 सही 2/3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 8/3, समकोण के क्या मतलब 90, 90 से गुणा 3 30 8 3 24 240 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं कि किसी स्कूटर ने पहले माह में 67 किलोमीटर 8 हेक्टामीटर 4 डेकामीटर की दूरी तय की, और दूसरे माह 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर की दूरी तय की। दूसरी माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी दूरी अधिक तय की थी। तो 1 हेक्टामीटर में क्या होता है, 1 हेक्टामीटर में कितना होता है, 10 डेकामीटर होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 हेक्टामीटर में क्या होता है, पहले किलोमीटर आता है 10 की पावर 3 होता है, उसके बाद कितना आता है, हेक्टामीटर आता है जिसके पावर 10 की पावर 2 होता है, उसके बाद डेकामीटर आता है 10 की पावर 1 होता है, फिर मीटर आता है, फिर डेसीमीटर आता है, फिर सेंटीमीटर आता है, फिर मिलीमीटर आता है। तो एक हेक्टामीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 1 हेक्टामीटर में होते हैं 10 डेकामीटर। और डेकामीटर कितना दिया गया था इसमें, ये तो मैं आपको बता दिया वैसे, लेकिन इसका ऑप्शन तो सीधे है, तो ऑप्शन हम सीधे से निकाल देंगे। क्या है, 67 किलोमीटर, पॉइंट रख देते हैं इसको, 8 हेक्टामीटर और 4 डीएम है डेकामीटर, 48 8 और 7, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, ये 8 हेक्टामीटर है तो कितना हो जाएगा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा मान लीजिए एक पहले में क्या कितना चला था, 8 हेक्टामीटर, 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, तो ये 80 डीएम हो जाएगा ना। तो ये कितना चला है, 67 किलोमीटर और 80 + 4 डीएम 84 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 10 मीटर हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका लास्ट में क्या आ गया, 67 किलोमीटर और 83 डेकामीटर ले लीजिए, और 1 डेकामीटर दे के 10 मीटर यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें घटा दीजिए, 48 किलोमीटर 8 डेकामीटर और 7 मीटर, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 मीटर। 3 मीटर वाला ऑप्शन केवल एक है, बाकी आपको घटाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप समझे, 1 हेक्टामीटर में कितना होता है, 10 डेकामीटर होता है ना। तो 8 हेक्टामीटर में कितना हो जाएगा, 80 डेकामीटर। तो 67 किलोमीटर 80 डेकामीटर + 4 डेकामीटर बराबर 84, 67 किलोमीटर 84 डेकामीटर हो गया। अब 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो 83 + 10 मीटर लिख सकते हैं, 83 डेकामीटर + 10 मीटर भी लिख सकते हैं। अब बस अब हमारी दोनों राशियाँ बराबर हो गई, तब राशियों को हम आराम से घटा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन 10:10 AM पर प्रारंभ हुआ तथा 12:55 PM पर मध्यावकाश प्रारंभ हुआ। मध्यावकाश तक अध्ययन समय में कितना समय लगा। तो 12:55 से 10:10 घटा देंगे, 55 से 10 45 और 2 घंटे 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 घंटे 45 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। चार सर्वविषम वर्गों का क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाई है का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप हमें बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग क्षेत्रफल कितना होता है, a² होता है। तो ठीक है, a² होता है।
तो 4 सर्वसम वर्ग है तो 4a² हो जाएगा। 4a² कितना दिया गया है, 256 दिया गया है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 छंग 24 और 64, तो a² बराबर कितना आ गया, a² बराबर a बराबर 8 आ गया ना, a² बराबर यहाँ 64 आ गया, क्योंकि 4 सर्वसम वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था। ऐसे 4 वर्ग रखे थे, सब इन चारों का 256 एरिया था, तो एक कितना हो जाएगा, 4 से भाग कर देंगे 256, तो एक कितनी आ गई, एक भुजा 8 आ गई। अब क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है ना, 4a होता है, तो 4 8 32, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 देखते हैं, 1 + 3 = 4, 3 + 6 = 9 और 6 + 10 = 16। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4 हो रहा है, उसके बाद 3 + 6 = 9 हो रहा है, उसके बाद 6 + 10 = 16 हो रहा है, तो यहाँ 10 आएगी। अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या यहाँ क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। प्लस इसमें कितना बढ़ रहा है, 3 3 6 4 10, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +15 +4 हुआ, यहाँ +5 हो जाएगा, 10 + 5 आए 15 आएगा, तो 25 हो जाएगा ना। इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पहले 3 यहाँ था तो फिर यहाँ लिखा गया, फिर 6 यहाँ था यहाँ लिखा गया, अब 10 यहाँ है तो यहाँ लिखा जाएगा ना, 10 हो गया। अब यहाँ 3 से 6 कितना बढ़ा, +3, 6 से 10 कितना बढ़ा, +4, तो 10 से फिर कितना बढ़ना चाहिए, +5 बढ़ना चाहिए ना। 10 + 5 कितना हो जाएगा, 10 + 15, और 10 + 15 कितना आएगा, 25 आएगा। देखते हैं 25 ऑप्शन में है, 10 + 15 25, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 देखते हैं, मिलान चिन्ह निरूपण में निम्नलिखित में से कौन सा 9 प्रेक्षण को सही दर्शाता है। 9 प्रेक्षण को कौन सा सही दर्शा रहा है, तो ये 4 दर्शाता है, ये टैली में 4 दर्शाता है, पाँचों ऐसे काट देते हैं, फिर 4 तक ऐसे सीधा रखते हैं, 4 तक नहीं काट पाएंगे, 5 पे ही काटते हैं, तो 1 2 3 4 करें, 5 हो गया, 5 4 9, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1 को कैसे दिखाएंगे, 1 ऐसे, 2 कैसे दिखाएंगे ऐसे, 3 को ऐसे दिखाएंगे, 4 को ऐसे, फिर 5 करने के लिए काट देंगे, उसके बाद 6 7 8 9 दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 का 10 दिखाना होता तो ऐसे काट देते, 11 दिखाना हो तो फिर 1 बनाते, ऐसे 15 बनाना होता तो फिर 4 लिख के काट देते, तो इस प्रकार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम बताना है। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याएं देख लेते हैं, इसको मैंने कराया था, इसको आप देख लीजिए, प्रीवियस सेट में कराया था। इसका योग कितना आता है, 110 आता है, और 10 प्राकृतिक संख्या कितनी है, 10 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, 11 इसका आंसर आ जाएगा। माध्य क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर इंटू नंबर ऑफ नंबर्स, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए पेडागॉजिक प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 का एक छात्र हरमन एक वर्ग के गुण समझ पाया, किंतु वर्ग आयत एवं समानांतर चतुर्भुज के बीच के संबंध की व्याख्या नहीं कर पाता है। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार हरमन चिंतन के किस स्तर पे, बताइए, चिंतन के किस स्तर पे है, वह उनके गुणों को समझ ले रहा है। गुणों को समझ ले रहा है मतलब वो एनालिसिस कर पा रहा है, वो एनालिसिस कर पा रहा है, तो वो किस स्तर पे है, डी स्तर पे है। पहले लेवल 0 क्या होता है, लेवल 0 क्या होता है कि बच्चा सिर्फ आकृतियों के आधार पर वस्तुओं को पहचान लेता है। जैसे गोल करेंगे आप तो बता देगा रोटी है तो गोल है, समोसा है तो त्रिकोण है। फिर लेवल 1 आता है विश्लेषण, लेवल 1 विश्लेषण जो इसमें दिया गया है लेवल 1, बच्चा सिर्फ उनके गुणों के आधार पर पहचानता है, गुण के आधार पर उनके पहचानता है लेवल 1 में, और गुणों के आधार पर वह समझ पा रहा है। ठीक है, यही हो जाएगा। लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2 अगर यहाँ संबंध की व्याख्या कर लेता तो अब क्या हो जाता है, लेवल 2 हो जाता है, जिसको कहते हैं क्या, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप, डिडक्शन कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन या रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि बच्चा संबंध बना लेता है, लेकिन इसमें संबंध की व्याख्या नहीं कर पा रहा है, सिर्फ गुण को समझ आता, क्या हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। प्रश्न 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन को गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्टली यूटिलाइज टू एस्टेब्लिश मैथमेटिकल ट्रुथ्स। प्रयोगों को, सत्यापन को, तार्किक विवेचन को या विग्रहित को, बताइए किसको किया जाता है। एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, नहीं, एक्सपेरिमेंट को गणितीय सत्यों को प्रयोग करने के लिए नहीं किया जाता। वेरिफिकेशनों को नहीं किया जाता। तार्किक विवेचन बिल्कुल किया जाता है, और पॉस्टुलेट या अभिग्रहित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पॉस्टुलेट्स किया जाता है और तार्किक विवेचन किया जाता है। और अभिग्रहित का अर्थ क्या होता है, अभिग्रहित का अर्थ होता है जो स्वयं सिद्ध हो, स्वयं सिद्ध हो, जिसमें हमें कुछ सिद्ध करने की ज़रूरत ना हो, उसे ही हम अपगृहित कहते हैं, स्वयं सिद्ध या पास्टुलेट्स कहते हैं या अपगृहित कहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जिससे हम सिद्ध कर सकते हैं और वह स्वयं सिद्ध हो, वही अपगृहित कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित का अधिगम का करते हुए सौंदर्यपूर्ण मूल्यों का विकास में सहायक है। तो गणित के अधिगम में सौंदर्यपरक मूल्यों के विकास में देखते हैं कौन सहायक है। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अधिक प्रश्नों को हल करने का अवसर देना चाहिए, विभिन्न कलाओं, वास्तुकलाओं और रंगोलियों में गणित का उपयोग करना चाहिए,
विद्यार्थियों को उनके आसपास की गणितीय स्थितियों की जांच करने और अपने स्वयं के प्रश्न बनाने का अवसर देना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी ए और सी, ऑप्शन सी बी एंड सी, और या फिर ऑप्शन डी ओनली बी। तो क्या करना चाहिए? सौंदर्य परक बनाना है। तो अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का अवसर देंगे तो क्या सौंदर्य परक माहौल बनेगा? विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणित का उपयोग करने कहेंगे तो सौंदर्य परक विकास होगा उनका। विद्यार्थी उनके पास आसपास की गणितीय स्थितियों को जांच करने और अपने स्वयं के प्रश्न बनाने का अवसर देंगे, तब भी सौंदर्य परक विशेषता होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी और सी। जबकि ए नहीं होगा, प्रश्नों का हल करने से उससे कोई विकास नहीं होगा सौंदर्य परक। प्रश्न 19 देखते हैं कि व्यक्तियों के उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है। किस आकलन में की जाती है बताइए? बेंचमार्क आकलन में की जाती है, इप्सेटिव आकलन में की जाती है, मानदंड संदर्भित आकलन में की जाती है, या सामान्य संदर्भित आकलन में की जाती है बताइए? तो इसमें किस में की जाती है? अगर व्यक्ति को उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शन की अगर तुलना हो रही हो तो वो क्या हो जाता है? इप्सेटिव आकलन कहलाते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा डेफिनेशन। अगर व्यक्ति की तुलना जो है उसके पिछले स्कोर के अनुसार आकलन करके तुलना करके की जा रही हो तो उसे क्या कहते हैं? इप्सेटिव आकलन कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। और बेंचमार्क आकलन क्या होता है? बेंचमार्क आकलन एक परीक्षण या मूल्यांकन है जो छात्रों को पूरे वर्ष विभिन्न अंतरालों पर दिया जाता है। मतलब पूरे वर्ष दिया जाता है, विभिन्न अंतराल पर धीरे धीरे करके, पहले 3 महीने का दिया जाएगा, फिर 6 महीने, फिर लास्ट में वर्षांत परीक्षा होगी। ये क्या है? बेंचमार्क आकलन है। और इप्सेटिव आकलन क्या है? कि पिछला जो स्कोर हो, पिछला जो आकलन किया गया उसकी तुलना करके जो नया मूल्यांकन किया जाता है उसे इप्सेटिव कहते हैं। मानदंड संदर्भित जो मानदंड निर्धारित किए गए हों कि इस प्रकार किया जाएगा, इसकी ये मान्यता है, वो मानदंड होते हैं। और सामान्य जो वैसे किए जाते हैं। तो इस आशा करता हूँ कि इसको आप समझ लिए होंगे। प्रश्न 20 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य है? तो बताइए, गणित में जो हम आकृतियों से परिचय कराते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दृश्यीकरण कौशल का विकास करने में, दिक् स्थान संबंधी विवेचन कौशल का विकास में, या आकृतियों के नाम याद करना गलत है। निगेटिव हो गया, बाकी ए सही है, बी सही है। बी सी निगेटिव हो गया, याद हमें कभी नहीं करवाना कुछ भी। तो ए और बी देख लेते हैं। ए और बी, बी में, तो ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 है कि प्राइमरी स्कूल गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है? तो प्राइमरी स्कूल गणित शिक्षण करना है हमें, कौन सी वस्तु यह है जो संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है? चार्ट, पुस्तक और गुणन सारणी, स्टेशनरी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, रूलर इत्यादि, ये होना आवश्यक है? नहीं, ये होना आवश्यक नहीं है। चार्ट, पुस्तक और गुणन सारणी होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चों को पाठ मिलता है उससे, जो पाठ कहते हैं जिसको, टेम्परेरी हेल्प। मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे गणितमाला, 10 ग्राम, त्रिविमीय आकृति, जियोबार्ड, ब्लॉक, टाइल्स, बिल्कुल सी भी होना चाहिए। और सूचीपत्र शिक्षक पत्रिकाएं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं पढ़ने हेतु अन्य सामग्री डी भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसका? ए सी डी। बी नहीं होना चाहिए कि स्टेशनरी वस्तु जैसे पेन, पेंसिल, रूलर इत्यादि का नहीं होना चाहिए, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। प्रश्न 22 देखते हैं। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है और समूहीकरण कर सकता है। वह कौन सा संज्ञानात्मक कौशल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बच्चे को उपयुक्त कार्य पूरा करने में सहायता करेगा बताइए? आगमन विधि, अपघटन, उत्क्रमीकरण या वर्गीकरण। तो वो क्या कर रहा है? वर्गीकरण भी कर पा रहा है, समूहीकरण भी कर पा रहा है। तो हमें वर्गीकरण करके उसका ज्ञान को और विकास करना चाहिए, क्योंकि कक्षा 5 का जो विद्यार्थी है वह विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है। तो उनके गुणों का आधार पहचान सकता है, तो हमें बताना चाहिए कि 90 डिग्री वाले एंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल के ग्रुप में हम रख सकते हैं। ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड को कैसे हम समूह कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं। 3D आकृति क्या है, 2D क्या है। तो हम जब वह आकृतियों को गुणक पहचान ले रहा है तो हम उसका वर्गीकरण सिखाना चाहिए ना। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मुद्रा अवधारणा को शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बताइए, मुद्रा अवधारणा हमें समझाना है दैनिक जीवन में क्या है, उसके लिए प्राथमिक कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी बताइए? भूमिका निर्वहन आयोजित करना, बिल्कुल। समीप के बाजार जाकर दिखाना है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। और कि विभिन्न प्रकार के मुद्रा परिवर्तन के नियमों थोड़ी ना हमें बताना है। कलन विधि भी नहीं करना, ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया। ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं का निषेध है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ निगेशन ऑफ स्टेटमेंट आर ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल? यह गलत है कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, यह गलत है। एक त्रिभुज मौजूद है जो एक समबाहु त्रिभुज नहीं है। सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज हैं। तो निषेध कौन है?
सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज होते हैं, ऐसा है क्या? अब निषेध क्या होता है? निषेध आपको पता होना चाहिए। निषेध क्या है? अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसका जो हम आंसर देंगे वह निगेटिव में दें तो वही निषेध है, और निगेटिव में है तो पॉजिटिव में दें। अब ये कैसा था? पॉजिटिव था तो हमें निगेटिव में देना। यह गलत है कि सभी त्रिभुज हैं, गलत दिया गया है तो ये निगेटिव आ रहा है ना, ये सही हो जाएगा। ये त्रिभुज मौजूद है जो एक समबाहु त्रिभुज नहीं है, नहीं आ गया तो निगेटिव। निगेटिव हमें देना है, निषेध बताना है। निषेध वही होता है कि नकारात्मक कथन को सकारात्मक दिखाइए, सकारात्मक कथन को नकारात्मक करिए। लेकिन ये क्या है? पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाएगा, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्यान रखिए, निषेध क्या है कि अगर कथन सकारात्मक है उसका अगर कथन सकारात्मक है तो उसका निषेध नकारात्मक होगा, और कथन अगर नकारात्मक है तो उसका निषेध जो होगा वह सकारात्मक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी। ध्यान रखिएगा इसको। प्रश्न 25 देखते हैं कि एक बालिका व्यक्त करती है यदि रेखा ए बी रेखा सी डी से छोटी है और रेखा सी डी रेखा ई एफ से छोटी है, तब रेखा ए बी और रेखा ए बी रेखा ई एफ से छोटी होगी। तो इसमें क्या सहचारी गुणधर्म है, क्रम विनिमय गुणधर्म है, संक्रमिता गुणधर्म है या संरक्षण गुणधर्म है? बताइए इसमें क्या है? इसमें क्या है? संक्रमिता गुणधर्म है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती क्या है कि मतलब दो इक्वेशन दी रहती है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को देख के हम बता देते हैं कि हेंस ये है, फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से इसलिए इस कारण से है। तो यही क्या होती है? संक्रमित गुणधर्म। जैसे कि इसमें बताया गया था जो सी डी है वह ए बी से छोटी है, ये पहली हो गई। दूसरी क्या बताई थी इक्वेशन कि ई एफ जो है वह सी डी से छोटा है, ये सेकंड हो गई। तो दोनों को देख के इक्वेशन क्या बन रहा है? ई एफ सबसे छोटा है, फिर सी डी है, फिर ए बी है। तो यही क्या है? संक्रमिता गुणधर्म। मतलब दो इक्वेशन को देख के, मतलब विभिन्न इक्वेशनों को देख के हम एक रिजल्ट निकाले, वही क्या है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या संक्रमिता गुणधर्म। प्रश्न 26 देखते हैं कि कक्षा 1 के बच्चों की गिनती और अंक की अवधारणा के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का एक उदाहरण है? खेल विधि का उदाहरण बताइए, अंक की अवधारणा में सिखानी है। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाएं और उन्हें गिनती का पाठ करवाएं। क्या ऐसा करना चाहिए? गलत है। गिनती का पाठ थोड़ी ना करवाना, इससे खेल से थोड़ी ना सीखेंगे। बच्चों को कुछ भी खेलने की अनुमति दे, क्योंकि यह अंकों के ज्ञान और गणन कौशल को बढ़ावा देता है। ऐसा है क्या? कुछ भी खेलने दे देंगे वो बढ़ावा कर देगा? शिक्षक शिक्षिका को मूर्त वस्तुओं जैसे पत्थर के टुकड़े, टोकन आदि का उपयोग करके बच्चों को निर्देशानुसार इन वस्तुओं से खेलने की अनुमति दें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा कि टोकन आदि से खेलने की बच्चों को अनुमति दें और कुछ निर्देश दें, निर्देशानुसार आप करें इसको खेलने की अनुमति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं हम। प्रश्न 27 है कि पाठ योजना शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? बताइए पाठ योजना जो है शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव या इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव? बताइए। तो पाठ योजना जो शिक्षण की पाठ योजना जो बनाई जाती है कि पाठ को किस प्रकार पढ़ाना है, तो ये शिक्षण से प्री एक्टिव मतलब आता है ना, शिक्षण करने से पूर्व होता है, तो ये क्या है? प्री एक्टिव हो जाएगा ना। पाठ योजना क्या है कि हम कैसे पढ़ाएं शिक्षण को, शिक्षा में क्या हमारे उद्देश्य हैं, तो ये क्या है? शिक्षण करने से पहले तो प्री एक्टिव हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं कि एक प्राथमिक स्तर क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक स्तर की गणित अध्यापिका अपने कक्षा में विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों को वृत्ताकार टुकड़े, कटआउट, आयताकार पट्टियां बांट देती है। तब वह उनको सामग्री का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्न को हल करने को कहती है। कौन से भिन्न का जोड़ 1/2 होगा? तो बताइए। ऐसे प्रश्नों को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये भिन्नों से संबंधित भ्रांतियों को बढ़ाते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करना बच्चों के लिए इस स्तर पर अत्यधिक कठिन है, या फिर ये प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये अनेक उत्तरों को ले जाते हैं, या फिर ये हतोत्साहित हमें इन प्रश्नों को करना चाहिए क्योंकि उनके उत्तरों को गणित में कोई स्थान नहीं। तो क्या इनके प्रश्नों का कोई स्थान नहीं गलत है। यह बच्चों के लिए कठिन तो नहीं है। ये बच्चों को हतोत्साहित भी नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? ये बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि ये अनेक उत्तरों वाले ले जाते हैं जो ओपन एंडेड प्रश्न को बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 29 कह रहा है कि किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों की कुछ लकड़ियों के टुकड़े के लिए बच्चों ने निम्नलिखित कथन प्रस्तावित किए। तो क्या कह रहा है? किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए गए। बच्चों ने निम्नलिखित कथन प्रस्तावित किए कि मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़ों के अधिक है किंतु 3 टुकड़ों से कम है। मेरी पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ कम है। तो क्या कह रहा है? ये क्या हो रहा है? क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है इसका? विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखना है। जब शिक्षक व्यस्त है, शिक्षक व्यस्त क्या है? शिक्षक का काम शिक्षण करना है, व्यस्त थोड़ी नहीं रखना है। सृजनात्मक कार्य में करना है लेकिन व्यस्त नहीं रखना। भारों के योग की अवधारणा को सुदृढ़ करना है, ऐसा है क्या? नहीं, भार के योग थोड़ी ना हमें बताने हैं।
तो इसमें देखते हैं कि उपयुक्त क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखना नहीं है, भारों का योग भी नहीं है, भार मापन के लिए इकाइयों के परिवर्तन की अवधारणा से परिचय कराना होगा, या कि भार मापने की अवधारणा को परिचय देने के लिए आधार बनाना है। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भार मापने की अवधारणा का परिचय देने के लिए ये आधार बनाया जा रहा है, मतलब भार मापना सिखाया जा रहा है इसको। इसके बाद हम अमूर्त चीज़ों के बारे में बताएंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। बताइए कौन सी तकनीक रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। पोर्टफोलियो है रचनात्मक आकलन का हिस्सा, रूब्रिक्स भी है ऑब्जर्वेशन में। सत्र अंत परीक्षा जो है वह रचनात्मक आकलन में नहीं आती, वो किस में आती है, समेटेटिव असेसमेंट, मतलब समेटेटिव जो होता है उसमें आती है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आती है वो। तो चलिए फिर प्रश्न 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के सेशन में हमने 17 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न हल किए, कितने प्रश्न सही हैं, कितने प्रश्न गलत हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपका बेस कितना मजबूत है, आपकी किस फील्ड में आपकी मजबूती है, किस फील्ड में आपकी कमी है। तो आज के सेशन में हम यही विराम लेते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।